हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की ABCD। बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स, बढ़ती महंगाई, अस्थिर बाजार। अब ऐसे में एक निवेशक करे तो क्या करे? क्या वक्त आ गया है अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में तब्दीली करने का? क्या वक्त आ गया है इक्विटी में थोड़ा सा हल्का हो जाने का और डेट में अपना निवेश बढ़ाने का? कैसे एक निवेशक को बाजार की मौजूदा चाल हम समझाएंगे, यही आज का हमारा शो का मुद्दा है। बेहद खास मेहमान चेन्नई से खास हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील सुब्रमण्यम, MD CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और कितना अच्छा लग रहा है, 2 साल लगातार हमने आपके साथ जूम पर बात की है। मेरे ख्याल से इस तरह की इंटरेक्शन का बस इंतजार था। एंड थैंक यू सो मच, आप आए हैं चेन्नई से खास इस पेशकश के लिए। तो पहला सवाल तो मुझे आपसे यही पूछना है, हो क्या रहा है बाजार के साथ? देखिए, बाज़ार जो शेयर मार्केट को समझने के लिए एक क्रिटिकल चीज़ होती है कि बाज़ार फ्यूचर पे एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड करती है। और कई लोगों को ये लगता है कि आज माहौल ठीक है तो बाज़ार क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल इंडियन इकोनॉमी की नंबर्स इतनी ख़राब नहीं है। बिल्कुल सही। मगर क्या है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, तो चीज़ क्या होती है कि बाज़ार को चलाने वाली चीज़ है ना, 2 होती है। एक होती है न्यूज़ फ्लोस और दूसरी होती है लिक्विडिटी का फ्लोस, राइट। और लिक्विडिटी चेस करती है फ्यूचर की ग्रोथ को, राइट। तो इस हाल में ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना ही एक एक्सपर्ट की बात होती है, राइट। और उस ग्रोथ को जो जल्दी प्रेडिक्ट कर पाते हैं और सही तरह से एसेट एलोकेशन करते हैं, उनको ही फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे तो इसीलिए एक्सपर्टीज़ की बात आती है, क्योंकि जब लिक्विडिटी आके सभी स्टॉक्स को बढ़ा देती है तो समझिए कि रास्ते में जाने वाले बस कंडक्टर से लेके सब स्टॉक एक्सपर्ट बन जाते हैं, राइट। तो ओनली ऐसी अनसर्टेनिटी जब आती है, जिसको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, यानी कई अनप्रेडिक्टेबल वंस इन अ मिलियन सिनेरियो जब रियलिटी में आती है, जब स्टॉक पड़ता है, जब ये असलियत, ये एक्सपर्टीज़ की वैल्यू सामने आती है। क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा, राइट। और उस चीज़ के कारण जो अनसर्टेनिटी आती है, तो मेरे ख्याल में, राइट, इक्विटी मार्केट्स अल्टीमेटली इज़ द बेस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि आपने महंगाई की बात की आपकी इंट्रोडक्शन में, कि अगर महंगाई को आपको कंसिस्टेंटली बीट करना है अपनी ज़िंदगी में, तो इक्विटी मार्केट्स ही बेस्ट ऐसी एक ऑप्शन है, राइट। तो महंगाई जब आती है तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप खरीदते हैं उसकी दाम बढ़ जाती है। मगर ये भी सोचिए कि अगर वो दाम बढ़ती है तो कौन लाभ उठा रहा है उस दाम के बढ़ने से? वो होते हैं जो कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर कर रही हो, और वही कंपनियां का लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में होता है। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन में आपके ऊपर असर पड़ रहा है तो किसी के ऊपर फायदा भी हो रहा है ना। हाँ। तो उस फायदे को ढूंढना है तो सीधा इक्विटी मार्केट के थ्रू ही आप पहुंच सकते हो। इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। महंगाई के टाइम में आपको इक्विटी का ही एलोकेशन बढ़ाना है, राइट। क्योंकि आपने वो डाउट रेस किया था कि महंगाई बढ़ रही है, क्या अभी डेट को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेट मार्केट जो है ना, जो बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं वो अलग डेट होता है, जो मार्केट में डेट होता है। तो जब रेट्स बढ़ती हैं तो आप बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे तो आपको और ब्याज मिलेगा। मगर स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब ब्याज बढ़ती है तो वैल्यू गिरती है आपकी डेट पोर्टफोलियो की। तो ऐसे महंगा के टाइम में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो डेट मार्केट बिल्कुल आपको केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए डेट मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे राइजिंग इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट ऑपोजिट होता है, राइट। अब थोड़ा सा निवेशकों का जो भरोसा है वो डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से इतनी अनिश्चितता है, बाजार किसी दिन ऊपर है, किसी दिन नीचे है। अब हम हमेशा कहते हैं आपको, जब भी बाजार में आए तो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बना कर रखें, विच मीन्स कम से कम 5 साल का तो नज़रिया आपका होना ही चाहिए। लेकिन सुनील जी, ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो 2020 की गिरावट में बाजार में आए थे। उन्होंने एक ऐसा दौर देखा जहाँ पर उन्हें बम्पर मुनाफा मिला है, ठीक है। उसके बाद अचानक से ऐसा दौर जहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई है, जहां पर महंगाई बढ़ गई है। अभी अभी अप्रेजल हुए हैं, 4 पैसे हाथ में आए हैं, लेकिन देखिए चीजें महंगी हो गई हैं, वहां पे देने पड़ रहे हैं। तो उन्हें हम कैसे ये भरोसा दिलाएं कि नहीं टिके रही, और जैसा कि आपने कहा कि अपनी एलोकेशन बढ़ाइए, ये कॉन्फिडेंस कैसे दें उन्हें? देखिए, एक ही चीज़ है, मार्केट का इतिहास देखना पड़ेगा। सही बात। क्योंकि उन्होंने जो स्थिति में उन्होंने एंटर किया था वो तो 2 चीज़ थे। एक, माहौल बहुत ख़राब था कोविड के कारण,
दूसरी चीज़ है कि तब सभी बैंकर्स जो है हमारी रिजर्व बैंक से लेकर फेड ने लेकर पैसा भराया, लोगों के नोट छाप की प्रोग्राम करी, तो लिक्विडिटी भी बहुत ज़बरदस्त आई। तो एक बहुत ख़राब माहौल जो कोविड था, जो दुनिया के लिए मेडिकली और गवर्नमेंटल के लिए इतना ख़राब चीज़ था, वो मार्केट के लिए फ़ायदेमंद निकला। मगर उसके साथ इन्फ्लेशन भी बहुत घट गया था। तो ऐसी लो इन्फ्लेशन हमने ज़िंदगी में नहीं देखी है। इंडिया का हिस्टोरिक इन्फ्लेशन 7% के करीब रखा है, पर पिछले 3-4 साल में 2% के करीब था इन्फ्लेशन। तो ये माहौल जिसमें ये आप देख रहे हैं नए निवेशक जिन्होंने एंटर किया, वो बहुत एक गलत तरीके से एक माहौल था। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, वो हो गया। मगर उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है कि पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है। क्योंकि 2003 से 8 लोग बताते हैं कि इंडिया का एक शाइनिंग मोमेंट था, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी अच्छा किया, इकोनॉमी में भी अच्छा किया। तब इन्फ्लेशन 7% पे थी। तो अच्छी ये जो इन्फ्लेशन है ना, वो खराब चीज़ नहीं है, एज अ कंज्यूमर खराब हो सकती है। मगर क्या है कि लो इन्फ्लेशन में क्योंकि उन्होंने एंटर किया, उनको मुनाफा बहुत बढ़िया दिखा, क्योंकि बैंक डिपॉजिट एक तरफ लो इंटरेस्ट रेट पे थे। तो एक टीना फैक्टर जो कहते हैं, टीना माने टीना अंबानी नहीं टीना माने देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो लोग इसलिए इक्विटी मार्केट में निवेश किया क्योंकि बैंक डिपॉजिट के रेट 5% के नीचे गए थे। सही बोल रहे हैं। राइट, तो नेचुरली उनको इक्विटी अट्रैक्ट हुआ। मगर ये एक मौका था जिसका लाभ उन्होंने उठाया है। मगर अब सैनिटी की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ऐसी माहौल कंटिन्यूसली नहीं रह सकती है। तो ऐसे स्थिति में फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अब लोगों ने इतना पैसा बनाया तो उनकी उम्मीद यह रहती है कि अरे मैंने 40% का रिटर्न मैंने देखा, आने वाले दिन में मेरे को वैसे ही चाहिए। अगर 10% मिल गया तो और नाराज़ हो जाते हैं। ये गलत बात है। एज लॉन्ग एज आपकी जो रिटर्न्स है, जो इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता है, तो समझिए कि वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस इन्वेस्टमेंट की बात की आपने, सेविंग्स की बात कर रहे हैं, क्यों करते हैं? तो एक डेफिनेशन होता है कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि अगर आज आपको 1 रुपये की आमदनी आती है, मन कहता है कि इसको खर्चा कर डालो। सही बात है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें सब पता है कि हमारी लाइफ में पैरेलली हम इनकम अर्न नहीं करने वाले। एक माहौल ऐसा भी आएगा जहाँ पे इनकम नहीं होगी बट खर्चा होगी। उस दिन के लिए प्लान करना आज ही आप कर सकते हो। और उसमें अगर आप पोस्टपोन करते हैं कंजम्पशन को, अगर आपका इनकम अभी 50,000 है और फ्यूचर में आपको खर्चा करना है, समझिए कि रिटायरमेंट के वक्त या इवन 10 साल के बाद आपको एक बेंज कार खरीदनी है, ऐसी प्रॉब्लम ये होता है कि उस पैसे को अगर आपने इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट में नहीं निवेश किया तो कल आप और कम खरीद सकते हैं उसी पैसे से। तो इन्फ्लेशन इज़ द बिगेस्ट विलन, जो एक रावण की तरह है। और अगर आपको राम राज्य आना है तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास में कंसिस्टेंटली निवेश करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज के मिलेनियल्स उनका है बाय नाउ पे लेटर। सब ईएमआई की जिंदगी, राइट। मेरे को ऐश करने दो, कल की बात कल देख लेंगे। मगर ये एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि ऐसे जो माहौल था पिछले 3-4 साल में कि आपको फैंटास्टिक रिटर्न्स मिला और आप खर्चा कर रहे हैं, वो पेरेनियली नहीं होगा। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मीडिया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को, कि लोगों को समझाए कि एक लॉन्ग टर्म और एक गोल बेस्ड प्लानिंग। सही कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, निवेश करते हैं सब, उन्होंने देखा कि मेरे को 50% रिटर्न मिला, पर क्या वो रिटर्न को एंजॉय किया आपने? क्योंकि वो पेपर प्रॉफिट में से पेपर लॉस बन गया ना आज करेक्शन में। तो कब पैसा निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। वो उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हर व्यक्ति को अपना एक गोल सेट करने की ज़रूरत है। चाहे वो गोल हो कि मैं मेरा पैसे को 4 गुना बढ़ाऊं, समझिए, रख लो वो गोल। पर जब वो 4 गुना होता है तब निकालो पैसा। तब मत सोचो कि 4 गुना 8 गुना बन जाएगा। हम वो गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहते हैं, ये एक बड़ी गलती हम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि सबको पता है कि हमारी फ्यूचर में एस्पिरेशंस क्या है। तो हर निवेश को आप उस एस्पिरेशन के साथ जोड़ दीजिए। मेरा एक सिंपल मानना है, जो मैं करता हूँ, कि हर रुपया मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ, राइट, उसके पीछे मैं कागज़ में या अपने आईपैड या आईफोन में लिखता हूँ कि इसकी एंड रिजल्ट क्या मेरे को चाहिए। अगर मैं एक 10,000 रुपये का SIP शुरू कर रहा हूँ 10 साल के लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि शायद मेरे को मेरे बीवी के साथ एक क्रूज़ पे जाना हो। ऐसी एक गोल मैं रखता हूँ। और 2 चीज़ें बनती है। अगर 10 साल के पहले 8 साल में
वो पैसा का इकट्ठा होके मेरे को क्रूज बन जाता है तो मेरे को रुथलेसली उसको करना चाहिए, क्योंकि वो गोल था और वो गोल आ गया, तब हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। राइट। वो एक बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं कि आप डिसाइड कीजिए जब निवेश करते हो कि आपका उस पैसे से क्या आपको मकसद क्या चाहिए, है? वो गोल क्या है, और वो गोल के हिसाब से आपने निवेश कर दिया, फिर वो गोल को रिजिडली आप ट्रैक कीजिए और फॉलो कीजिए और रुथलेसली एग्जीक्यूट कीजिए, तब आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके पैसे का निवेश का कुछ तो फायदा हाथ में हो आया। रहा है। नहीं तो आज पेपर में हम स्टॉक मार्केट की बढ़त के साथ खुश रहते हैं और गिरता है तो हम नाराज दुखी होते भी हो हैं, जाते तो ये इमोशनल प्ले होता है, बट प्रैक्टिकली उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो जैसा कि आपने गोल अलाइनमेंट की बात कही है और मौजूदा हाल में जिस तरह निवेशक हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपनी रिटर्न्स को लेके आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर लेनी होगी, लेकिन जब आप गोल आंकते हैं, जब गोल तय करते हैं, तो इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर करते हैं? ये सवाल इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मौजूदा समय में अगर किसी का गोल नज़दीक आ रहा हो या कोई रिटायर ही हो रहा हो, तो वो इतनी अनएक्सपेक्टेड महंगाई को देखकर उनकी जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा सकती है अगर आपने इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं किया है। तो एक आम आदमी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कैसे आके अपने गोल के लिए? मैं कहता हूं कि अगर आप हिस्टोरिक इतिहास देखें इंडियन इकोनॉमी की, तो एक एवरेज इन्फ्लेशन 7% रहा है। ठीक है। तो वो 7 को पकड़ के आप चलिए। और क्या हो रहा है कि लोग ना अभी भी बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। हाँ। आज बैंक डिपॉजिट में कितना मिल रहा है? मुश्किल से 6। हाँ। उसके ऊपर टैक्स भरा लो, 30% निकल गया तो आपके पास बैठा क्या 4%। तो आपको बैंक डिपॉजिट से जो एक गारंटीड रिटर्न दिखता है वो एक्चुअली आपको लॉस दिलवा रहा है। हाँ। राइट। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है जो 7% से ज़्यादा देने की क्षमता हो, राइट, उसमें करिए। आप 7% लेके जाएंगे तो कई साल ऐसे होंगे कि 3-4% पे था, तो उस साल आपको मुनाफा बढ़ते हुए निवेश में रहेगा। तो जब 13% का इन्फ्लेशन आ जाता है कभी पे, तो वो जो प्रॉफिट आपने पहले बनाया वो आपका काम आएगा, राइट। तो वो एक बात है। तो सेकंड चीज़ है कि जो गोल बेस्ड है ना, वही मैं कह रहा था कि गोल और टाइम ये दोनों को साथ में देखना चाहिए, राइट। किसी लोगों की टाइम बेस्ड गोल होती है, मेरे को पता है कि मैं 2060 में रिटायर होने वाला हूँ, समझो, तो वो टाइम का रिटायरमेंट होता है। गोल तो क्या होता है तो गोल मेरी बेटी की शादी या मेरे बेटे को मैं लंदन भेजना चाहता हूँ, उस गोल के लिए। तो गोल से शायद 1-1.5 साल पहले आप अपने निवेश को कट कीजिए। अच्छा। और एक सेफर अल्टरनेटिव में लगा दीजिए। तो किश्तों में निकालना चाहिए कि एक साथ निकाल लेना चाहिए? किश्तों में निकालना होगा। नहीं, निकालने की बात ऐसी बनती है कि अगर आपके गोल को जो वैल्यू है वो पहुंच गया ना, तो पूरा निकाल दीजिए ना। अच्छा। क्यों किश्तों में? क्योंकि शौक सडनली आ सकता है। फिर इतने 10-15 साल से आपने मेहनत करके निवेश किया है, उसको एक झटके में एक यूक्रेन वॉर ने निकाल दिया, तो तब आप एक सेफ एसेट क्लास, बैंक सेविंग्स अकाउंट, तब आप रिटर्न की बात मत सोचिए, कैपिटल प्रोटेक्शन की बात सोचिए 1-1.5 साल आपके गोल के टाइम के पहले। तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा लेस रिस्की ऑप्शन है। और आपको नाराज नहीं होने का, ये आपके अपने इमोशंस को काबू रखना है। क्यों ना, एट दैट टाइम जब आप निकाल रहे हो उसके बाद मार्केट दौड़ेगा और आप सोचेंगे अरे मैंने गलती कर दी। पर ये मत भूलिए कि निवेश किस चीज के लिए किया, उस गोल के लिए किया। एज लॉन्ग एज वो गोल फुलफिल हो रहा है, आप खुश रहिए ना। डोंट गेट, अच्छा, आपके मन के ऊपर वो एक डिसिप्लिन और कंट्रोल रखना भी जरूरी है। भावनाओं में बह जाते हैं मेरे ख्याल से लोग। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि महंगाई की हम बात कर रहे हैं और आपने भारत की तो तस्वीर हमको बता दी है, लेकिन पूरी दुनिया के मुकाबले अगर हम देखें तो भारत काफी बेहतर स्थान में है। बिल्कुल। बट लोग क्या करते हैं ना कि स्टॉक मार्केट के हाल से वो इंडिया का हाल समझते हैं। अच्छा। जब स्टॉक मार्केट गिर रही हो समझते कि इंडिया डूब रहा है। हाँ। वो गलत चीज़ है। स्टॉक मार्केट गिर रही है क्योंकि बाहर के देशों में कुछ गड़बड़ है। या उनके देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो उनको लगता है कि हमारे देश में रिस्क फ्री हम लगा सकते हैं। हमारे देश की स्थिति अगर आप देखें, गवर्नमेंट की जीएसटी की कलेक्शन देखिए दिनों दिन बढ़ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 45% तक गिर गया था, आज 72% लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ गया है। गवर्नमेंट ने इतने स्कीम्स, रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इतने रोड, रेलवेज प्रोजेक्ट्स पे निवेश कर रही है, पीएलआई जैसे स्कीम को लॉन्च किया है। तो माहौल इंडियन इकोनॉमी का ठीक है। और हमारी बिगेस्ट एडवांटेज है कि हमारी जो लेबर की स्ट्रेंथ है वो हमें चाइना से, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, वहाँ पे क्या है कि एवरेज एज बढ़ गया है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है।
उनकी पर कैपिटा इनकम $10,000 है, हमारी 2,000 है, तो हमारी लेबर भी उतनी चीपर है। सही बात तो है। एक बहुत बड़ा मौका है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में इंडिया में तो लाया जाए। भविष्य हमारा इसके ऊपर स्टेबल है। हाँ। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में डरने की जरूरत नहीं है और करंट सरकार के ऊपर भी लोगों का कॉन्फिडेंस है। यूपी की इलेक्शन के रिजल्ट के कारण वो कॉन्फिडेंस भी अभी बढ़ गया होगा, तो उस पर ध्यान रखिए। और फिर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ना डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रोथ का क्लोज लिंकेज होता है स्टॉक मार्केट ग्रोथ के साथ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा volatility यहाँ होगी। वॉल्ट होता है, मगर लॉन्गर टर्म आप देखें ना तो इसको कैसे हमने हाथ में देखना है कि क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने बताया, आप महंगाई के बारे में बात करते हैं तो महंगाई की बेनिफिट कॉर्पोरेट इंडिया को आती है। तो जीडीपी भी जो आंकड़े आप देखते हैं 60%, 8%, वो रियल जीडीपी होती है, उसमें महंगाई को जुड़ा नहीं होता है। अगर महंगाई को जोड़ते हैं तो मैंने बताया कि 7% लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन समझिए, तो समझिए हमारी देश की ग्रोथ 7 to 8% है। और इन्फ्लेशन 7 to 8, तो नॉमिनल जीडीपी यानी रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन 14-15% है। और अगर स्टॉक मार्केट कंपनी को वो बेनिफिट मिल रहा है, वो जीडीपी ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का दोनों का उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को 14 से 15% रिटर्न दिलवाना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको मन में रखेंगे कि स्टॉक मार्केट से नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट आएगा और इंडिया की इकोनॉमी अगर उस 14-15% पे रहे तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट भी आपको वो रिटर्न दिलवाएगा। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन बीटिंग के लिए खाली उनको कहीं और देखने की जरूरत इक्विटी मार्केट में देखनी है, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी आती है, राइट, वही एसआईपी जैसी चीज किस्तों में आप डालिए पैसे, है ना। लमसम डालने का तो समय नहीं है बिल्कुल बाजार में, उसको भी आपको स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं और बाहर आती ही गाड़ी का दाम 25% गिर जाता है, वैसे अगर आपने निवेश किया और कल मार्केट करेक्ट हुआ तो आपको डांटेंगे, आप नाराज हो जाएंगे। वैसे आप स्टैगर्ड आपने किया, जब भी मार्केट में गिरावट आती है वो किस्त आपको लाभ दिलवाती है। जितना मार्केट गिरे जब निवेश करें, सही बात है, उतनी बेहतर है जब आपको रिडेम्पशन करना हो। सही बात है, सही बात है। लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ती हुई ब्याज दरों की बात करते हैं। हमने एक सरप्राइज देखा 40 बीपीएस का, अब आने वाले महीने में भी पॉलिसी है, उम्मीदें या जो संभावनाएं जताई जा रही हैं 20-25 बीपीएस भी होगा। अब मुझे ये समझना है कि इस महंगाई को टेम करने के लिए कहाँ तक ब्याज दरें भारत में जाती हुई आप देख रहे हैं? जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में हो रहा है, तो भारत क्यों पीछे रहे? और महंगाई तो यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंची हुई है, लेकिन आखिर ये ब्याज दरें बढ़ने की जो पीक पॉइंट है वो कब तक आती हुई हमें दिखेगी? मेरे मन में और 1% 100 बेसिस पॉइंट्स, आज 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रेट करीबन 7.5% के लेवल पे मेरे ख्याल में 8.5 तक जा सकता है। मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो जाएगा, वो मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का प्ले करेंसी के साथ होता है। अगर रेट हाइक नहीं करना हो तो करेंसी को वीकन करना होगा आरबीआई को। तो आरबीआई को एक बैलेंस है कि मैं थोड़ा करेंसी को थोड़ा वीकेंड करूँ, रेट को थोड़ा हाइक करूँ। अगर उन्हें पूरा बर्डन ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट राइज को इंटरेस्ट रेट पे ही ले लिया तो 100 बेसिस पॉइंट्स का इफेक्ट आ सकता है। मगर अगर आरबीआई ने करेंसी को थोड़ा डिप्रिशिएट होने दीजिए तो फिर इंटरेस्ट रेट में उतना असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आरबीआई एक बैलेंस्ड अप्रोच लेगी, और जो मैं कह रहा हूँ कि 100 बेसिस पॉइंट शायद उतना नहीं होगा, मे भी 50 से 75 बेसिस पे सेटल होगा। क्योंकि रुपये की वीकनिंग में क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है मगर इम्पोर्टर्स को कष्ट होता है। और एज अ कंट्री हम एक डेफिसिट कंट्री है, ट्रेड डेफिसिट है, तो हमारे लिए वीकनिंग करेंसी देश के लिए अच्छी नहीं है। तो आरबीआई इसलिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा असर लगाएगी और करेंसी पे कम। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट्स यहाँ से राइस लेके जाइए। एक्चुअल रियलिटी में 50 to 75 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाजार की बात करते हैं और तमाम लार्ज कैप मिड कैप की बात करते हैं। अब मौजूदा हाल में आपने कहा कि लोगों को अपना पैसा जो है इक्विटी में बढ़ाना चाहिए, बने रहना चाहिए, थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे हमने आपको इस समझाइश के जरिए दिलाने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस सेक्टर में आप दांव लगाने पर सलाह देंगे? एफएमसीजी हम देख रहे हैं महंगा हो रखा है, जिस तरह से आईटी की तमाम जानकार कह रहे हैं कि कुछ म्यूटेड परफॉर्मेंस भी रह सकती है। आप किस तरह से तमाम सेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं अभी? देखिए, सेक्टरल आउटलुक में दो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली डोमेस्टिक इकोनॉमी की एक साउंड विकेट में बैटिंग कर रही है आज, राइट? तो फ्यूचर में ग्रोथ डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर से बेहतर आएगा, राइट? वन। सेकंड इज एफआईआईज
जिन्होंने इतने साल से निवेश किया था, जिसके कारण मार्केट बढ़ा था और निकाल रहे हैं ना, वो एक मिक्स, एक थोड़ी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट थोड़ी वो सेफ्टी ओरिएंटेड भी निवेश करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हाई रिस्क बेट एज इट इज़ वो इमर्जिंग मार्केट में रिस्क कर रहे हैं, उसके अंदर और भी रिस्क लेके सेक्टर्स में नहीं वो निवेश करते हैं। मैं ये क्यों चीज़ कह रहा हूँ ना कि निवेश करने के लिए हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ध्यान रखना चाहिए, मगर वो सेफ्टी वाली जो आईटी की बात की है से वहाँ पे गिरावट ज़्यादा है क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि बिकॉज गिरावट ज़्यादा है हम जाके उसको खरीदें। तो बिगेस्ट गलती जो लोग कहते हैं कि अरे ये 52 वीक हाइक से इतना गिरा है तो वो सस्ता है, बात वो नहीं है, क्योंकि वो गिरा है क्योंकि उसकी फ्यूचर आउटलुक में बदलाव आया है। तो जो स्टॉक या सेक्टर में ज़्यादा करेक्शन है ये नहीं मानना चाहिए कि उसको जाके खरीदे, पर शायद जिसमें इतना गिरावट नहीं हो उसमें फ्यूचर आउटलुक को देख के निवेश करने की ज़रूरत है। मौजूदा हाल में अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो विस्तार के लिए डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना हो तो इक्विटी में तो आपने कह दिया कि पैसे आपको बढ़ाने चाहिए मौजूदा हाल में, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्याज दरें बढ़ रही हैं। कोई अगर डेट का समझदार हो और अगर आपको पता है कि आपको कितनी अवधि के लिए रहना है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप डेट में रह सकते हैं। सोने में निवेश बढ़ाएं अभी, क्योंकि उसको भी तो इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट कहते हैं हम। देखिए सोना इसलिए लॉन्ग टर्म में होता है। नहीं, सोना इसलिए इन्फ्लेशन बीटिंग कहलाता है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम में गोल्ड का दाम बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है। हाँ। मगर प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड का दाम खाली हाइपर इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो गोल्ड इज़ अ गुड इन्फ्लेशन हेज, मगर गोल्ड का दूसरा तरफ है डॉलर, क्योंकि गोल्ड में निवेश कौन करते हैं? एक इंडियन मिडिल क्लास, वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। सेकंड है वर्ल्ड की गहनों में ज़्यादा जिसमें तरह गोल्ड को ही खरीद रहे ना। बट सेकंड चीज़ होती है जो सॉवरेन वेल्थ फंड यानी गवर्नमेंट के फंड गोल्ड खरीदते हैं, जैसे चाइना के सॉवरेन फंड, नॉर्वे के, तो वो कब निवेश करते हैं गोल्ड में ये जानना ज़रूरी है। तो जब डॉलर वीक होती है तो वो गोल्ड में निवेश करते हैं। तो गोल्ड का ये भी है कि डॉलर जब वीक होता है तो गोल्ड बढ़ता है, मगर आज की माहौल क्या है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसी माहौल में गोल्ड का स्ट्रांग होना नहीं बनता है। तो एक तरफ इन्फ्लेशन का है मगर डॉलर का भी इक्वल हिस्सा बनता है गोल्ड की रिटर्न्स में। तो मैं कहूँगा कि वाइल गोल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी के माहौल पर आप रख लीजिए। गोल्ड पे बेट मत कीजिए। मगर कोविड के टाइम में अगर बेट किया तो अच्छी बात होती, तो क्योंकि वर्ल्ड का सिचुएशन ऐसा था। पर आज यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो बहुत से सॉवरेन वेल्थ फंड अपना गोल्ड को लिक्विडेट करके यूएस डॉलर में निवेश कर रहे हैं। तो गोल्ड में अगर डिमांड कम हो रहा है तो नेचुरली दाम भी उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सावधानी में अभी मैं रेकमेंड करूंगा कि ये मत सोचिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न दिलवाएगा। तो गोल्ड में पास है क्षमता, मगर थोड़ा डॉलर के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पोर्टफोलियो को अभी उसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, जो बने हुए हैं वो बने रहे हैं, जस्ट सिट टाइट एंड वेट। मैं कहूँगा कि एक अलोकेशन, इसलिए मैंने मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप की बात करी क्योंकि उसके अंदर एक कैप कर्व की डाइवर्सिफिकेशन और एक सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन दोनों फंड मैनेजर के जरिए आपको मिल जाता है। तो अपने आप आपको अगर एसेट एलोकेशन करना हो तो मैं कहूँगा कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। मगर एक साल के बाद मैं कहूँगा कि लार्ज कैप को 30 और मिड कैप को 50 बनाने की ज़रूरत है, मगर वो आपको ट्रैक करके एक साल के बाद करना है। अगर वो आपके पास स्किल सेट्स है, ये है टू डू दैट, करिए, नहीं तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स यही चीज़ आपको करके दिखाएंगे। और अपने आप करने से क्या होता है कि अगर समझिए कि 9 महीने में मेरे को रीअलोकेशन करना है तो टैक्स का असर आ जाता है। एक साल के बाद आपको खाली 10% का टैक्स, बट एक साल के अंदर 15% का टैक्स है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे को अभी टैक्स बचाना है तो मैं और थोड़ी वेट करूँगा, मेरे फंड के अंदर उसको टैक्स नहीं लगता है। तो मैं कहूँगा कि डाइवर्सिफिकेशन एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के जरिए करना बेहतर होगा रादर दैन कि आप अपनी तरफ करें या आपके एडवाइजर के एक असिस्टेंस लेके आप कर सकते हैं। मौजूदा हाल में जल्दबाजी में किसी फंड से ना निकले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि आजकल लोग एनएवी को बहुत तवज्जो देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एनएवी को क्यों नहीं देखना चाहिए? देखिए क्या है कि एनएवी इज द एवरेज ऑफ द प्राइसेस। आपको एक 10 रुपये एनएवी वाली फंड और 1000 रुपये एनएवी वाली फंड दोनों में वही रिटर्न देने की क्षमता है।
तो लो एनएवी से आपको पैसा ज़्यादा बनेगा, ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है। क्योंकि 10 अब सोच रहे हो 20 आसानी से पहुंचेगा, मगर 1000 2000 आसानी से नहीं पहुंचेगा। बट ये गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस डबल होती है तो उसका रेट, तो एनएवी बिल्कुल देखने की एक, मैं कहूँगा कि मत देखिए एनएवी को। आप ये देखिए कि आपके रिस्क एपिटाइट, आपकी गोल बेस्ड थिंग, आपकी एसेट एलोकेशन, ये तीनों को रखकर आप साल में एक बार देखिए कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है आपके गोल्स के अगेंस्ट, राइट? बस उसके अलावा जैसे हीरो होंडा का एक ऐड आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। तो वंस आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपकी रिस्क बेस्ड असेसमेंट आपने करवा लिया और आपने उसका एसेट एलोकेशन तय कर लिया, तो उसके बाद भूल जाइए, जब आपकी गोल नजदीक आ रही हो तभी आप कुछ एक्शन लें। लेकिन फंड को परफॉर्म करने का समय तो हमें देना चाहिए ना, उससे निकलने की जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक फंड लिया 1 साल पहले और अच्छा 1 साल में तो ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, निकल जाना चाहिए। इसको आप शेयरों की तरह तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपने बहुत सही बात कहा कि हर फंड मैनेजर को, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर क्या करता है, निवेश वो स्टॉक्स में 3 से 5 साल के टाइम से करता है, तो उसको आप 1 ईयर में टू होल्ड टू अकाउंट करना गलत होगी ना बात, राइट? तो क्योंकि ज़्यादातर फंड मैनेजर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में निवेश करते हैं, आपको भी वही टाइम फ्रेम देने की जरूरत है। बिल्कुल, इनफैक्ट जब भी आपका फंड आपको लगे कि थोड़ा सा गिरावट दे रहा है तो आप उसमें अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। चलिए, मेरे ख्याल से हमने इतनी चर्चा की है, और चर्चा तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर हैं तो खत्म होगी ही नहीं, लेकिन शो को हमें वाइंड अप करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन आखिरी सवाल, क्या आपने मौजूदा समय में अपने पोर्टफोलियो को बदला है? यस, आपने रिवैम्प किया है? मैंने रिवैम्प किया है, मैंने अपने एसआईपी को डबल किया है। मेरे ख्याल से ये एक मैसेज है जो आप सभी को गांठ बांध लेनी चाहिए। अपनी एसआईपी को डबल किया है सुनील सर ने, आपको भी वही करना चाहिए। और देखिए, बाजार की जो नियत है, उसकी नब्ज है, अस्थिरता उसमें हमेशा ही शामिल होती है। बाहर के फैक्टर्स, महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें, अगर आप ये सब को ध्यान में रख के अपने निवेश की प्लानिंग करेंगे तो शायद कभी आप सही प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को तय कीजिए, आपको कौन सा लक्ष्य कितने समय में पूरा करना है, कितना कॉर्पस खड़ा करना है, उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, इन सब बातों पर आपको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के शोर को अपने जहन में ला के उससे परेशान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस पेशकश को देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।